हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं अभी की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे इधर भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी। उधर दोस्तों पाकिस्तान ने काबुल पर कर दिया बड़ा एयर स्ट्राइक। जी हां, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल दोस्तों विस्फोटकों से दहल उठा। बताएंगे कैसे पाकिस्तान के अफगानिस्तान को पूर्ण युद्ध की धमकी के कुछ ही घंटों बाद बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक कर दिया गया काबुल में। दोस्तों लगे हाथों आपको बताएंगे गाजा समझौते पर सुरक्षा कैबिनेट के साथ बैठक कर रहे थे इजरायली प्रधानमंत्री, तभी पीएम नरेंद्र मोदी ने किया उनको फोन। नेतन्याहू ने तुरंत रोक दी मीटिंग। जी हां दोस्तों, आपको बताएंगे इजरायली पीएम ने सुरक्षा कैबिनेट को रोककर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से की बात कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस दी है। दोस्तों इन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी जी को भारत को इस खबर से आपको पूरी जानकारी में समझाने वाले हैं। दोस्तों लगे हाथों बताएंगे आखिरकार तालिबान के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर पहुंच तो चुके हैं दोस्तों, लेकिन जयशंकर जी से मुलाकात से पहले अफगान तालिबान में एक नया सस्पेंस खड़ा हो गया है। दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। बताएंगे आखिर किस बात को लेकर फंस गया पेच। वहीं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा पर पाकिस्तान बौखला उठा। दोस्तों जारी कर दिया बयान। बताएंगे पाकिस्तान ने क्या कहा, तो वहीं कैसे पश्चिमी देश जो है वो भारत को बदनाम करने की लगातार साजिश रच रहे। दोस्तों पहले कह रहे थे कि भारत रूस को यूक्रेन जंग में फंडिंग कर रहा है, लेकिन अब ऐसा इल्जाम लगा दिया भारत पर जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। दोस्तों जानकर आप भी जाएंगे चौंक। तो वहीं दोस्तों सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर, आरबीआई ने इस बैंक पर लगा दिया कड़े प्रतिबंध। अब बैंक कस्टमर्स नहीं निकाल पाएंगे 10,000 रुपए से ज्यादा पैसे। बताएंगे किस बैंक को लेकर बड़ा फैसला लिया है दोस्तों आरबीआई ने आनन फानन में, और क्या रही है वजह। क्या आपका भी तो नहीं है खाता इस बैंक में, सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों। तो वहीं आज करवा चौथ और आने वाले दिवाली, धनतेरस जैसे त्योहारों में क्या रहने वाला है सोने का दाम दोस्तों, जो आपको कर सकता है खुश। सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत के दुश्मन कितनी भी साजिशें कर ले भारत के खिलाफ, वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे और भारत उनको नाकाम करने में हर तरीके से सक्षम है, मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान ने काबुल में देर रात दोस्तों कई विस्फोटकों से एयर स्ट्राइक कर दिया, जिससे निवासियों में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने कम से कम 2 शक्तिशाली विस्फोटों की आवाज सुनी और आवाज इतना तेज था कि लगा जैसे कान फट जाएगा। जिसके बाद दोस्तों ऊपर से विमानों की आवाज लगातार सुनाई देने लगी, जिससे सीमा पार सैन्य कार्रवाई और क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंका पैदा हो गई। जी हाँ, पाकिस्तान द्वारा तालिबान शासित अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार रात कई हवाई हमले किए गए। ये हमले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा कड़ी चेतावनी जारी करने के कुछ ही घंटों बाद किया गया दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा था कि बस बहुत हो गया और कहा था कि इस्लामाबाद अब देश के भीतर सक्रिय कथित सुरक्षित पनाहगाहों को बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों पाकिस्तान के डॉन ने अफगान तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के हवाले से कहा है कि काबुल शहर में विस्फोटकों की आवाज सुनाई दी गई। बाकी हमने दोस्तों जितने भी वेल नोन वेरीफाइड अकाउंट उन सारे के खबरों को वेरीफाई करके आपको बताया दोस्तों, और सामने आप स्क्रीनशॉट भी आप देख पा रहे होंगे। इनके हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। अफगान तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि काबुल शहर में एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी गई। हालांकि किसी को नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन जैसा कि रात का समय है तो हमने जांच की टीमें भेज दी हैं। कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा कि हमला क्यों किया गया और ये एक्चुअली में था क्या। दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने यह कदम तब उठाया है जब कल ही अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर 7 दिनों के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वो 7 दिनों तक भारत में रहने वाले हैं, जिसकी जानकारी आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इस बीच यह हमला करके आखिर क्या बताना चाहता है पाकिस्तान? क्या आतंकी राज पाकिस्तान की काबुल में कार्रवाई महज दिखावा है या फिर कुछ और? आपको बता दें इस्लामाबाद का यह कदम विश्व के सामने वास्तविक कार्रवाई के बजाय ध्यान भटकाने की रणनीति की तरह प्रतीत होता है दोस्तों, जिसका उद्देश्य अपनी विफलताओं तथा आतंकवाद को निरंतर समर्थन और निर्यात से ध्यान हटाना प्रतीत होता है, जिसे
से भारत द्वारा वैश्विक मंचों पर बार बार उजागर किया गया है। पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जिस प्रकार से तालिबानी आतंकवादी अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं और वो लगातार पाकिस्तान के सैनिकों को निशाना बना रहे हैं, तो उन्हीं आतंकवादियों को मारने के जवाब में ये एयर स्ट्राइक किया है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि अगर वाकई में पाकिस्तान ने बड़ा अटैक किया है काबुल पर, तो फिर अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार का क्या रिएक्शन रहता है, क्या अफगानिस्तान भी रिटेलिएट करेगा। लेकिन एक चीज तो तय है दोस्तों कि भारत में आए आमिर खान मुत्ता की इस खबर को जानने के बाद भारत के साथ और भी खुलकर सहयोग बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय हो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए रोक दी मीटिंग नेतन्याहू ने। जी हां, गाजा समझौते पर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सुरक्षा कैबिनेट के साथ बैठक कर रहे थे इजरायली प्रधानमंत्री। तभी प्रधानमंत्री मोदी जी का आया फोन। सारे कामकाज मीटिंग छोड़कर यानी पीएम ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक को रोककर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से की बात आपको बता दें। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करने के लिए सुरक्षा कैबिनेट की मीटिंग को रोक दी। वो गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते पर चर्चा कर रहे थे। इजरायली पीएम ने चर्चा रोककर पीएम मोदी जी से फोन पर बातचीत की। इसके बाद चर्चा आगे बढ़ाई गई। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने नेतन्याहू के कार्यालय से जारी बयान के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतन्याहू को गाजा शांति योजना के लिए बधाई भी दी। एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया में कहीं भी किसी भी रूप में आतंकवाद स्वीकार नहीं किया जा सकता। इजरायली पीएमओ के बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी बंधकों की रिहाई के लिए हुए समझौते पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बधाई दी। नेतन्याहू ने इजराइल के प्रति समर्थन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद भी दिया। दोनों नेताओं ने निकट सहयोग के साथ काम करना जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतन्याहू से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी बात की और गाजा के लिए अमेरिका की मध्यस्थता वाली शांति योजना के पहले चरण की सफलता पर उनको बधाई दी। साथ ही उन्होंने शत्रुता समाप्त करने के अमेरिकी नेता के प्रयासों की सराहना भी की। एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उन्होंने और ट्रंप ने व्यापार वार्ता में हुई अच्छी प्रगति की भी समीक्षा की। दोनों नेता आने वाले हफ्तों में करीबी संपर्क में रहने पर भी सहमत हुए। जी हां दोस्तों, इजरायली पीएम ऑफिस ने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बात करने के लिए गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए समझौते पर चल रही जरूरी सुरक्षा बैठक को कुछ देर के लिए रोक दिया और पीएम मोदी से बात करना जरूरी समझा। दोस्तों इसे कहते हैं असली दोस्ती और अपने दोस्त को महत्व देना। अगर वो चाहते तो कह सकते थे कि अभी मैं बात नहीं करूंगा, मीटिंग खत्म होने के बाद कॉल बैक करूंगा, लेकिन नहीं दोस्तों, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करना जरूरी समझा। अगर और किसी देश के राजनेता होते दोस्तों तो नेतन्याहू वाकई में इस फोन को मीटिंग के बाद ही उठाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वाकई में भारत और इजराइल की दोस्ती के लिए और पीएम नरेंद्र मोदी जी और पीएम नेतन्याहू के भाईचारे के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, लेकिन साथ ही साथ कमेंट में भारत और इजराइल के रिश्तों को लेकर दो बातें जरूर कहिएगा आप लोग। तो वहीं आपको सबसे बड़ी और जरूरी खबर बताते हैं दोस्तों, जहां तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ता की भारत पहुंच तो गए दोस्तों, लेकिन जयशंकर जी से मुलाकात से पहले अफगान तालिबान झंडे को लेकर फंस गया पेच। दोस्तों दुविधा में भारतीय विदेश मंत्रालय। जी हां, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ता की गुरुवार को एक हफ्ते की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था। दोस्तों अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद काबुल से दिल्ली तक ये पहली मंत्री स्तर की यात्रा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी का नई दिल्ली पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत है। हम उनके साथ द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत के लिए उत्सुक हैं। लेकिन अब जो ये बहुत बड़ी जानकारी आ रही है वो ये कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तकी की यात्रा के दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय के सामने एक कूटनीतिक समस्या खड़ी हो गई है दोस्तों, जिससे पार पाना इतना आसान भी नहीं है। दरअसल मुत्तकी की शुक्रवार को विदेश मंत्री जयशंकर जी से मुलाकात हो सकती है, यानी आज इनकी मुलाकात होने वाली है जयशंकर जी से। अब सवाल यह है कि जब मुत्तकी जयशंकर जी से मिलेंगे तो उनके पीछे कौन सा झंडा लगेगा। जी हां दोस्तों, ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं आपको बता दे। भारत ने चूंकि अभी तक तालिबान शासित अफगानिस्तान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है और यही वजह है कि भारत ने तालिबान को अफगान दूतावास में अपना झंडा फहराने की अनुमति नहीं दी है। दूतावास में अभी भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का झंडा फहराया जाता है। ये वो झंडा है दोस्तों जिसका नेतृत्व अपदस्थ राष्ट्रपति अशरफ गनी कर रहे
रहे थे, यानी कि इस तालिबानी शासन से पहले की सरकार। अब तक यही नियम चला आ रहा है, लेकिन जब तालिबान शासित अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी जयशंकर जी से मिलते हैं तो कूटनीतिक प्रोटोकॉल के मुताबिक मेजबान देश यानी भारत का झंडा और मेहमान मंत्री के देश का झंडा दोनों उनके पीछे या मेज पर रखे जाने चाहिए। सूत्रों के मुताबिक चूंकि भारत तालिबान को मान्यता नहीं देता, इसीलिए अधिकारी इस मुश्किल से निपटने के तौर तरीकों पर विचार कर रहे हैं। दोस्तों, इसकी काट निकालने की सारी कोशिशें करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इससे पहले की मीटिंग्स की बात करें, इससे पहले काबुल में भारतीय अधिकारी और मुत्तकी के बीच भी बड़ी बैठक हुई थी, लेकिन उस बैठक में तालिबान का झंडा या फिर भारत का झंडा नहीं दिखाया गया था। दोस्तों, यानी कि जनवरी में दुबई में विदेश सचिव विक्रम मिस्री की मुत्तकी के साथ बैठक के दौरान भारतीय अधिकारियों ने इस मुद्दे पर बात की थी। उस समय उन्होंने कोई भी झंडा नहीं फहराया था, ना ही भारतीय तिरंगा और ना ही तालिबान का झंडा। अब जब मुलाकात दिल्ली में हो रही है तो ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चुनौती बन जाती है। दोस्तों, ऐसे में हमारा सवाल आप लोगों से यही है, एक भारतीय नागरिक होने के नाते भारत को आगे बढ़ाने में, भारत के समस्याओं को समाधान करने में आप भी दोस्तों अपनी राय दे सकते हैं, अपना सलाह दे सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर ये लिखकर बताइएगा कि इस सिचुएशन में अपने भारत की मोदी सरकार को क्या करना चाहिए, भारत के विदेश मंत्रालय को क्या करना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि अफगानिस्तान की इस तालिबानी सरकार को अभी तक भारत ने स्वीकार नहीं किया है, या यूं कहे कि मान्यता नहीं दिया है। ऐसे में आप लोग इस सवाल का समाधान जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? भारी भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को जहां पर भी व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स अकाउंट, जहां पर भी आपका ग्रुप हो वहां शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके, हर कोई कमेंट में बता सके कि क्या करना चाहिए इस मुद्दे पर। तो वहीं आपको बता दे दोस्तों, मुत्तकी भारत की यात्रा केवल राजनीतिक मुलाकातों तक ही सीमित नहीं रखने वाले, वे इस दौरान सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों का भी दौरा करेंगे। ताजमहल और देवबंद भी जाएंगे मुत्तकी। दोस्तों, वहीं उनके इस भारत दौरे से पाकिस्तान बौखला उठा है। दोस्तों, पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहते हैं मुत्तकी की इस यात्रा का अमेरिका, रशिया, ईरान और चीन के साथ तालिबान के संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा, जो अलग अलग स्तर पर काबुल के साथ बातचीत में है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के हर्ष पंत का कहना है कि तालिबान संकेत दे रहा है कि वो भारत को नाराज नहीं करना चाहता। यही वजह है कि तालिबान भारत के साथ बातचीत को लेकर उत्सुक है। पंत कहते हैं कि तालिबान शासन की कोशिश है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान का विस्तार नहीं बनने दिया जाए। तालिबान ने पाक आर्मी को उस विचार का विरोध किया जिसमें अफगानिस्तान को भारत के साथ रणनीतिक रूप से मजबूत बनाने की बात कही गई थी। तालिबान फिलहाल पाकिस्तान से एक रणनीतिक दूरी बनाकर रखने की कोशिश करता साफ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, भारत में मुत्तकी की यात्रा से बौखलाया है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को भारत का मुरीद और पाक का दुश्मन करार दिया। ख्वाजा ने अफगान जनता के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि चाहे अतीत हो, वर्तमान हो या भविष्य, अफगानी हमेशा से भारत के प्रति वफादार रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ रहते हैं। उन्होंने कहा कि अफगानों को यही स्थिति आगे भी बनी रहेगी। ख्वाजा के इस बयान से पाकिस्तान की झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही है दोस्तों कि कैसे वो मुत्तकी के भारत दौरे से चिड़े हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर, लेकिन मुत्तकी को मोस्ट वेलकम टू इंडिया लिखना मत भूलिएगा कमेंट में। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां भारत को फिर एक बार बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश रच रहा है दोस्तों पश्चिमी देश। अब कह रहे हैं कि रूसी फाइटर जेट्स सुखोई 34, सुखोई 35S में डाला जा रहा है भारत में बना केमिकल। बता दें दोस्तों, रशिया से दोस्ती पश्चिमी देशों को इतनी ज्यादा खटक रही है कि अब वे बदनाम करने पर तुल गए हैं भारत को। पहले वो कह रहे थे कि भारत जो है वो रशिया को यूक्रेन जंग में फंडिंग कर रहा है, पैसा दे रहा है। उन पैसों से रशिया जो है वो अपने हथियारों में तेल डाल करके, ईंधन डाल करके यूक्रेन में लोगों की जानें ले रहा है। लेकिन अब दोस्तों, यूक्रेन इसे एक थिंक टैंक ने दावा किया है कि भारत जो है उसने रशिया के फाइटर जेट्स सुखोई 34 और सुखोई 35S के लिए ईंधन एडिटिव्स का इस्तेमाल करके रशिया यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक और गाइडेड बॉम्ब से हमला कर रहा है। यूरोप और अमेरिकी मीडिया में इस रिपोर्ट को बड़े पैमाने पर फैलाया जा रहा है ताकि साबित किया जा सके कि भारत रशिया को यूक्रेन जंग में मदद कर रहा है। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन स्थित थिंक टैंक इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ यूक्रेन ESCU ने दावा किया कि दिल्ली, मुंबई की 6 कंपनियों ने 2024 में रशिया को लगभग आधे ईंधन एडिटिव्स सप्लाई किए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ईंधन एडिटिव्स सिर्फ फाइटर जेट्स के लिए नहीं बनाए जाते। इन केमिकल्स का उपयोग सभी तरह के विमानों में किया जाता है ताकि उनकी स्पीड अच्छी हो, इंजन ठीक रहे। भारत सिर्फ रशिया को नहीं, अमेरिका और यूरोप के कई देशों को यह केमिकल सप्लाई करता है। लेकिन खबरों में ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे भारत सिर्फ रशिया के ही फाइटर जेट्स के लिए चुपके ये केमिकल सप्लाई कर रहा हो। भारत को किए जा रहे इस बदनाम के लिए दोस्तों आपकी क्या है इस पर राय, क्या जवाब देना चाहेंगे बताइएगा जरूर, साथ ही साथ बता दें
दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान की स्टारमर ने निकाल दी हवा, कह दिया भारत जल्द होगा दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने गुरुवार को भारत के विकास का लोहा मानते हुए जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत साल 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। ब्रिटेन के पीएम की यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान पर तमाचा है जिसमें उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा था। दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि भारत साल 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और ब्रिटेन इस सफर में साझेदार बनने के लिए उपयुक्त स्थिति में है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता ब्रिटेन को टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, रिन्यूएबल एनर्जी और अन्य क्षेत्रों में नेतृत्व बढ़ाने पर अवसर देगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रिटेन भारत प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल को भी गहरा कर रहे हैं। एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ मुंबई पहुंचे स्टारमर ने कहा कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रूस यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा की और दोनों देशों ने इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए साझा दृष्टिकोण अपनाया। वहीं इन्होंने ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान की भी हवा निकाल दी। ट्रंप की मनमानी के आगे जब भारत नहीं झुका, 50% टैरिफ लगाने के बाद भी और अमेरिका के फैसले को एक तरफा कार्रवाई बताया तो ट्रंप चिढ़कर भारत के अर्थव्यवस्था पर बयान देने लगे। ट्रंप ने कहा था कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि भारत रशिया के साथ क्या क्या करता है, लेकिन वे दोनों मिलकर अपनी डेड इकोनॉमी को और नीचे गिरा सकते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका तगड़ा जवाब दोस्तों ब्रिटेन की तरफ से ही मिल गया। इतना ही नहीं दोस्तों, सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि करोड़ों के निवेशों से अंग्रेजों को मिलेंगी नौकरियां। भारत बन गया ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का सहारा। दोस्तों एक दौर था जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था और ब्रिटेन भारत के संसाधनों को लूट कर उन्हें बड़े बड़े जहाजों से अपने देश लेकर जाया करता था। इन जहाजों में भारतीय मजदूरों को भी गुलाम बनाकर भेजा जाता था जिनसे ब्रिटेन की फैक्ट्रियों और कारखानों में मजदूरी कराई जाती थी। लेकिन एक आज का समय है और आज यही ब्रिटेन भारत से निवेश लेकर जा रहा है और अपने देश में ये बता रहा है कि भारत के निवेश से किस क्षेत्र के लोगों को कितनी नौकरियां मिलने वाली है। दोस्तों भारत के 64 कंपनियों ने ब्रिटेन में 1 बिलियन पाउंड यानी 11,877 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है, जिससे ब्रिटेन में लगभग 7,000 नौकरियां पैदा होंगी। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है दोस्तों, जो आपको बताना बहुत जरूरी था। यानी कि जिस ब्रिटेन को एक जमाने में यह लगता था कि भारत के लोग उसके बिना इस देश को चलाने में भी सक्षम नहीं है, आज उसी देश से ब्रिटेन निवेश लेकर खुश हो रहा है और अपने देश के लोगों को बता रहा है कि भारतीय निवेश से वहां कितनी नौकरियां पैदा होंगी। इससे बड़ी बात दोस्तों भारत के लिए क्या ही हो सकता है, खास करके नए भारत के लिए। अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है दोस्तों तो कमेंट में प्राउड टू बी एन इंडियन जरूर लिखिएगा कमेंट में। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्यों कही ये बात, कहा आतंकवादियों को घुसपैठ के लिए बर्फबारी का फायदा न उठाने दे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बृहस्पतिवार को शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों से कहा कि आतंकवादी सीमा पार से घुसपैठ के लिए बर्फबारी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में कड़ी निगरानी रखी जाए। इस केंद्र शासित प्रदेश की उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों को यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे तरीके से तैयार रहना चाहिए कि आतंकवादी जम्मू कश्मीर में सीमा पार घुसपैठ करने के लिए बर्फबारी का फायदा ना उठा सके। वहीं अगली खबर बताते राजनाथ सिंह जी के बयान से छूटे पाकिस्तान के पसीने। आर्मी चीफ मुनीर की सेना को बहुत बड़ी चेतावनी, अगली बार भारत संयम नहीं दिखाएगा। जी हां, पाकिस्तान में 8 अक्टूबर 2025 को सुरक्षा घेरे के बीच रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर में 272वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी सेना को हर वक्त तैयार रहने, फिटनेस बनाए रखने और किसी भी हमले का त्वरित और आक्रामक जवाब देने का आदेश दिया। पाकिस्तानी मीडिया समा टीवी के मुताबिक ये बैठक भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी द्वारा दशहरे पर दी गई सख्त चेतावनी के बाद हुई। आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी सेना हर स्थिति के लिए सक्षम है और कश्मीर और गाजा मुद्दों पर पाकिस्तान के समर्थन नीति को दोहराया। वहीं 2 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने गुजरात के भुज में कहा कि सरफ्रिक पर पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का जवाब निर्णायक और इतना कड़ा होगा कि यह पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदल सकता है। इसके बाद 3 अक्टूबर को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने भी पाकिस्तान को चेताया कि अगर आतंकवाद को पोसा पाला गया तो उसका नामो निशान मिट सकता है। वहीं अगली सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां आज दोस्तों ये तय हो जाएगा, पता चल जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे शांति नोबेल पुरस्कार या नहीं। जी हाँ, मौजूदा साल यानी 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिलेगा, इसका फैसला आज यानी शुक्रवार को होना है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार पर दुनिया भर की नजरें लगी हुई है। पुरस्कार को लेकर बड़ी हलचल की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम इस बार दावेदारों में शामिल है। ट्रंप ने बार बार जोर देकर कहा है कि वे इस पुरस्कार के सबसे सही हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने कई वैश्विक संघर्ष रोककर दुनिया में शांति लाने का काम किया है।
शांति के नोबेल पुरस्कार के ऐलान से ठीक पहले गुरुवार को व्हाइट हाउस ने एक तस्वीर भी शेयर की। इस फोटो में ट्रंप को शांति का राष्ट्रपति करार दिया गया। हालांकि ट्रंप के सार्वजनिक अभियान और उच्च स्तरीय समर्थन के बावजूद विशेषज्ञों को लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति नोबेल के लिए समिति की पसंद बनने की संभावना बहुत कम है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के दावों और उच्च स्तरीय समर्थन के बावजूद नोबेल विशेषज्ञों को उम्मीद नहीं है कि वो 2025 का नोबेल पुरस्कार जीतेंगे। स्वीडिश प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ पीटर वालेंस्टीन कहते हैं कि इस साल ट्रंप नहीं जीतेंगे। शायद अगले साल उनका चांस होगा, क्योंकि तब तक गाजा संकट जैसी उनकी पहलों की सच्चाई सामने आ जाएगी। हालांकि ट्रंप को यह पुरस्कार मिल पाता है या नहीं मिल पाता आज क्लियर हो जाएगा दोस्तों, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? भारी मात्रा में कमेंट में बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां श्रीलंका की नौसेना ने 47 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, 5 नावें कर ली जब्त। दोस्तों, श्रीलंका की नौसेना ने बताया कि उत्तरी श्रीलंका के तलाई मन्नार में बृहस्पतिवार को 47 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है और उनकी 5 नौकाएं जब्त कर ली गई हैं। उन पर श्रीलंका के जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने का आरोप है। ये गिरफ्तारियां मन्नार और डेल्फ्ट के समुद्री क्षेत्रों में चलाए गए समन्वित गश्ती अभियानों के दौरान की गई। नौसेना ने कहा कि गिरफ्तार किए गए 47 मछुआरों और उनके उपकरणों को आगे की कार्रवाई के लिए उत्तर में स्थित मत्स्य निरीक्षक कार्यालय को सौंप दिया जाएगा, जहां उनकी जांच होगी। तो वहीं दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार मानी अपनी गलती, मांगी माफी, कहा गलती से मार गिराया था विमान। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को पहली दफा कबूल किया कि दिसंबर 2024 में अजरबैजान का एक विमान रशिया की एयर डिफेंस सिस्टम की गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये विमान बाकू से गोजनी जा रहा था, जिसमें 67 लोग सवार थे और इस हादसे में 38 लोगों की जानें चली गई। पुतिन ने स्पष्ट रूप से कहा कि रूसी हवाई क्षेत्र ने यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराने के इरादे से मिसाइलें छोड़ी, लेकिन ये विमान के नजदीक ही फट गया, जिसके चलते विमान पश्चिमी कजाकिस्तान में क्रैश हो गया। पुतिन ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से पहली आधिकारिक माफी मांगी और मृतकों के परिवारों को मुआवजे का वादा किया। पहले पुतिन ने जिम्मेदारी स्वीकार किए बिना इसे महज एक दुखद घटना बता दिया था। नेक्स्ट खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतन्याहू की तारीफ की तो भड़क गई कांग्रेस, कहा फलस्तीन पर तो चुप्पी साध रखी है। दोस्तों, कांग्रेस ने गुरुवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तारीफ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पीएम मोदी का इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सराहना करना शर्मनाक है, क्योंकि नेतन्याहू गाजा में नरसंहार के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये दावा भी किया कि एक स्वतंत्र और संप्रभु फलस्तीनी राष्ट्र के भविष्य को लेकर प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध रखी है, जबकि भारत ने साल 1988 में ही इसे मान्यता दे दी थी और अब तक 150 से अधिक देश मान्यता दे चुके हैं। यानी कि कांग्रेसी दोस्तों लगातार किसी न किसी मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में कांग्रेसी के इस बयान पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताइएगा जरूर, क्योंकि फलस्तीन के मुद्दे पर भारत ने अभी तक कुछ भी कहा नहीं है। तो इसको ये ऐसा नहीं मानना चाहिए कि भारत फलस्तीन को लेकर गलत सोच रहा है, भारत की मोदी सरकार गलत सोच रही है, ऐसा नहीं है। अगर पीएम मोदी ने तारीफ नहीं की तो बुराई भी नहीं की, लेकिन फिर भी दोस्तों इस बात का मुद्दा बनाना है कांग्रेसियों को, तो मुद्दा बना रहे हैं। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर आरबीआई ने इस बैंक पर लगा दिए कड़े प्रतिबंध, यूजर्स नहीं निकाल पाएंगे 10,000 से ज्यादा रुपए। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित द बघाट अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब ग्राहक अपने खातों से अधिकतम 10,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। आरबीआई ने यह कहा है कि हाल के महीनों में बैंक के संचालन को लेकर कई चिंताएं जताई गई थी। केंद्रीय बैंक ने बैंक के संचालन पर उसके बोर्ड और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की, लेकिन स्थिति में सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आरबीआई ने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया है। नई शर्तों के मुताबिक बैंक अब आरबीआई की मंजूरी के बिना ना तो नए ऋण या अग्रिम दे पाएगा और ना ही नई जमा राशि या उधार स्वीकार कर पाएगा। हालांकि बैंक को ग्राहकों की जमा राशि को उनके ऋणों के विरुद्ध समायोजित करने की छूट दे दी गई है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक की वर्तमान नकदी स्थिति कमजोर है, इसलिए ग्राहकों की निकासी पर यह सीमा लगाई गई है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस कार्रवाई का मतलब बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है, बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक अपने सीमित परिचालन जारी रखेगा। वहीं दोस्तों, ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।